हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो क्लास 12th के साथ में बिजनेस स्टडीज़ में मेरी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 7 प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके ऊपर हम केस भी कर चुके हैं। आज की मेरी इस वीडियो में आगे वाले नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स हम लोग करने जा रहे हैं और आई होप कि आपको सुनते सुनते याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7th में नाउ कम टू द 8th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब होता क्या है कि इन दोनों में ही होना चाहिए बैलेंस, सेंट्रलाइजेशन में भी और डिसेंट्रलाइजेशन में देयर मस्ट बी अ बैलेंस। अब मीनिंग क्या है इनका? सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद, हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन विद अ फ्यू पीपल। और फ्यू पीपल कब होंगे? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल साइज़ की होगी। तो हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद द फ्यू पीपल। अब आया डिसेंट्रलाइजेशन, मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। हमने पूरी तरह से लंबा लार्ज स्केल पे अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, मीन्स टिल लोअर लेवल तक हमने अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डिपेंड करता है डिग्री डिपेंड्स अपॉन द, अभी कौन सी स्मॉल फ्यू पीपल कब होंगे और बहुत सारे कब होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर। कितना वो अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकता है। तो अब दूसरा कि एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स आल्सो एंड आल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर, ठीक है ना। तो सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ? जहाँ हमारे फ्यू पीपल होंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा? जब हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी। सो होता क्या है कि टू मच सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिले इन वर्क। बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाएंगे ना, कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? डिसीजन मेकिंग में देरी हो जाएगी, डिले इन वर्क। और कंप्लीट अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, सब जगह हमने काम को फैला दिया, अपने आगे तक बांध दिया, तो क्या होगा? टॉप मैनेजमेंट के हाथों से कंट्रोल, नियंत्रण क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो दोनों ही अच्छे नहीं हैं, ना तो टू मच सेंट्रलाइजेशन और ना ही टू मच डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिपेंड करता है कि आपका लेवल, आपकी अथॉरिटी, आपके अंदर सबॉर्डिनेट्स वो किस तरह के हैं, ठीक है ना। नंबर 9 स्केलर चेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे तो हर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अब स्केलर चेन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। बात करनी है हमने आपस में सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो क्या होगा? चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे तक कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन जब देने हैं तो कैसे होगा? तो स्केलर चेन शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। इसको, इस चेन को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल लाइन्स है ये तो स्ट्रक्चर में ही आ गया हमारे, है ना। कौन सुपीरियर, कौन सबॉर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर चेन इज़ द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। अब स्केलर चेन क्यों होनी चाहिए भाई? क्या वजह है? हम स्ट्रक्चर को बनाएं, अपने कम्युनिकेशन लेवल्स को बताएं, ताकि ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो सके। मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो सके, और साथ में हर एक को मालूम होना चाहिए कि मेरा बॉस कौन, मेरे अंडर कौन काम करता है। एंड देयर मस्ट बी अ क्लियर लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस। मालूम होना चाहिए ना, मैंने बोला ना क्लियर लाइन्स, मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा अधिकारी कौन है, और मेरा अधीनस्थ कौन है, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है। और तभी ऐसा होगा तो यूनिट ऑफ कमांड भी रहेगी। एज नो कन्फ्यूजन ऑफ द डुअल ऑर्डर। दोबारा कोई एक व्यक्ति जो है वो एक ही को ऑर्डर देगा तो डुअल ऑर्डर की तो संभावना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। देखो अपने ये डायग्राम बन के आया ना ट्रायंगल शेप में, EDCBA फिर PQRS। इस तरह से जो है ना हमारी लाइन्स ऑफ अथॉरिटी बन के आ गई ऊपर और फिर नीचे डाउनवर्ड्स। तो अथॉरिटी चलेगी ऊपर ऐसे डाउन फ्लो, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिएगा आप लोग। तो होता क्या है कि बेटा
इस स्केलर चेन को ये फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी बन गई आपकी। दे हैव अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज़। एक मैनेजर है, दूसरा सबॉर्डिनेट है, एक दूसरे को हम ऑर्डर दे रही हैं। तो इससे क्या होगा, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो सॉल्व होती जाएंगी और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डियल रिलेशनशिप भी मेंटेन रहेगा। तो ऑर्डर जो है वो इस तरह से रीच जो है वो डी ने आर को ऑर्डर देना है तो पहले डी सी को, बी को, ए को, देन पी क्यू एंड देन आर। सपोज अगर डिले हो रहा है, जल्दी हमने डिसीजन लेना है तो क्या होगा, देन वी हैव टू फॉलो द गैंग प्लैंक। वी हैव टू फॉलो द गैंग प्लैंक, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन जब भी आएगा स्केलर चेन का, आपको ये डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी हम स्केलर चेन को वायलेट नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। अगर हमें करना पड़ेगा तो क्या होगा, अगर मान लो इमरजेंसी आ गई, देन गैंग प्लैंक शुड बी फॉलोड। इफ़ देयर इज एनी इमरजेंसी, डिसीजन जल्दी लेना है आपको, टाइम कम है, देन गैंग प्लैंक हैज़ टू बी फॉलोड। सो गैंग प्लैंक होता क्या है, इज़ अ शॉर्टर रूट एंड हैज़ बिन प्रोवाइडेड so that the communication is not delayed in an emergency। शॉर्टर रूट हो गया ना, सीधा उसने उसको कम्युनिकेट कर दिया, उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी, उस तक मैसेज कन्वे कर दिया गया, है ना। तो गैंग प्लैंक इज़ द शॉर्टर रूट। अब आया नंबर 10th, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर वो वाला कमांड वाला ऑर्डर नहीं है बेटा। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everyone। there should be a place, proper order for everything, ठीक है ना। there should be a fixed place for everything, ताकि स्मूथ वर्किंग हो सके, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो सके। अब हमने बोला एवरीथिंग एंड एवरीवन, मैंने पीपल और मटेरियल, थिंग्स एंड मैन का प्रॉपर प्लेस। दे मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेसेस एट द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, अगर हर चीज़ अपने अपने प्लेस पे होगी तो क्या बनेगा, ऑर्डरलीनेस रहेगी, उससे प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ेगा, स्मूथ वर्किंग होगी और साथ में वर्किंग कैसी होगी आपकी, सिस्टमेटिक, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, और साथ में बेटर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा ना बेटा। हर चीज़ अपनी प्लेस पे है, एवरीथिंग एंड एवरी मैन शुड इज़ वर्किंग एट द प्रॉपर प्लेस, तो देयर इज़ नो वायलेशन, कोई डिले नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द इक्विटी। नाम से समझ में आ रहा है, इक्विटी, समानता, समता। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। कोई भेदभाव नहीं, समता का व्यवहार। किसमें, कैसे हम भेदभाव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स, बिलीफ, नेशनैलिटी। इन सब पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो लॉयल्टी आएगी एम्प्लॉयज़ की, डिवोशन से काम करेंगे वो लोग टू अचीव द गोल्स। तो काइंडलीनेस, जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स टूवर्ड्स द वर्कर्स। अगर मैनेजर बात कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में तो उसको बड़ा ही न्यायपूर्ण, काइंडलीनेस, जस्टिस, कोई भेदभाव नहीं करना किसी भी बेसिस के ऊपर। फेयरनेस टू ऑल द एम्प्लॉयज़, हर एक के साथ फेयर व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इक्विटी बेटा। और कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे इससे, अगर ऐसा व्यवहार होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, तो देयर विल बी अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। अब ऐसा व्यवहार हो रहा है, सबके साथ समता का व्यवहार हो रहा है, तो मोटिवेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज मोटिवेशन लेवल अमंग द एम्प्लॉयज़। उनका काम करने का मन भी करेगा, उनका मोरल बढ़ेगा काम करने के लिए, वो बेस्ट तरीके से गोल्स को अचीव कर पाएंगे, और साथ में इम्प्रूव्स सेटिस्फैक्शन और एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। वो डिवोटेड होकर एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो इक्विटी नाम से स्पष्ट होता है कि बेटा कि देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स, बिलीफ। किसी में भी कोई भेदभाव हमें नहीं करना, तभी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप को हम मेंटेन कर पाएंगे, तभी उनका जो है लॉयल्टी को हम जीत पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 12th नंबर आता है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। स्टेबिलिटी क्या होता है, उनको हमने टिकाना है, स्थिरता। एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं है, एम्प्लॉयज़ वंस सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन, तो
इससे क्या होगा, फॉर द एक उनको पर्टिकुलर मालूम होना चाहिए कि मेरा ये टेन्योर, मेरा ये पीरियड फिक्स्ड है इस फैक्ट्री में, इस बिज़नेस में, इस कंपनी में काम करने के लिए। तो उनके मन में कोई भी जॉब की सिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। एंड गिव देम रिजनेबल टाइम, ऐसा नहीं है आए उनको हमने परखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। गिव देम रिजनेबल टाइम टू शो देयर रिजल्ट्स। उनकी बिलोंगिंगनेस तो तभी बढ़ेगी ना, तो बेटर रेपुटेशन आएगा, उससे कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ेगी, और उनकी जो हार्मनी है, रिलेशन जो है ना उनका विद द मैनेजमेंट, वो भी इम्प्रूव होगा, और टाइम बचेगा, रिसोर्सेज का भी एफिशिएंटली यूज़ हो पाएगा। और उनको जब जॉब सिक्योरिटी रहती है तो दैट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़, दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। और ऐसी जगह अच्छे से काम करेंगे वो लोग, जॉब सिक्योरिटी भी है, देन देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं उनका भी वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। और एक बार जब उनको सिलेक्शन हो गया तो उनको हमने रिक्रूट तो किया ना, हमने उनको बार बार निकालने की धमकी भी नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंपनी की जो कॉस्ट है रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, वो भी बच जाएगी। तो देयर शुड बी फेयोल ने क्या बोला, देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, पहल क्षमता। हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देना चाहता है। अगर तुम उनको उनका पार्टिसिपेशन, उनको अपॉर्चुनिटी देते हो कि तुम भी अपना हमारे प्लान में हमें पार्टिसिपेट करो। वर्कर शुड बी एनकरेज्ड, वर्कर शुड बी मोटिवेटेड। क्यों हमने इनकरेज करना है, इन द कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉयज़, ताकि उनकी जो बिलोंगिंगनेस है वो बढ़ सके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शुड बी इंक्रीज्ड। तो वर्कर शुड बी एनकरेज्ड, गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द इनिशिएटिव, इन फ्रेमिंग द प्लान्स। कोई भी ऐसे स्टेप्स लेने हैं तो उनको भी हमें फॉरवर्ड करना है, इन मेकिंग द प्लान्स, इन एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। तभी तो प्लान्स तो बन गए, अब उन्हें एग्जीक्यूट तो वर्कर्स ही करते हैं ना, एग्जीक्यूट तो उनको एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनको काम पे तो वही एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं ना। दे मस्ट बी इनकरेज्ड, तभी इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और फॉर द इम्प्रूवमेंट्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड, क्या बताइए बेटा आगे क्या होना चाहिए, वर्कर शुड बी एनकरेज्ड, गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टेक द इनिशिएटिव, और एक लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी में। ऐसा नहीं उनको हमने बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है, एक लिमिट्स में उनको हमने, ताकि एक हार्मनी बिल्ड हो सके। उनके थॉट्स को भी सुनना है, लिसन टू द थॉट्स ऑफ द ऑफिस सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसे होगा क्या, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। तो एक ऐसा होना चाहिए कि हमने एक सिस्टम बना दिया जिसमें हमने क्या बोला, एम्प्लॉयज़ सजेशन सिस्टम, जिसमें आगे हर एम्प्लॉय, जिसमें कुछ भी ऐसा नई सोच है, नई थिंकिंग आ रही है उसके अंदर, तो वो अपनी यूज़फुल सजेशंस को उस बॉक्स में डाल दें। दे मस्ट बी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज्ड विद द यूज़फुल सजेशंस। जो दे रहा है ऐसा, उसे क्या मिलेगा, दे शुड बी रिवार्डेड, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ में भी एक एनकरेजमेंट आएगी कि हम भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ सुनवाई होती है हमारी, तो दे शुड बी रिवार्डेड। तो द मैनेजर्स मस्ट एंश्योर द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट आपका आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या हुआ, सब मिलकर काम करेंगे, टीम स्पिरिट, टीम वर्क। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क। उससे टीम से क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे इंडिविजुअल गोल्स भी हैं, हमारे ग्रुप गोल्स भी हैं। तो यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ कमांड, इन सब का जो एक्सटेंशन है ना, वो ये प्रिंसिपल कहता है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनियन इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क। टीम स्पिरिट से क्या होगा, यूनिट, हार्मनी आएगी काम करने में अमंग द एम्प्लॉयज़। दे फील द बिलोंगिंगनेस अमंग देम। वो अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल्स। तो टीम वर्क तो हमेशा प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि टीम का मतलब ही यही होता है कि टीम मैंने टुगेदर, ई मैंने एवरीवन, ए मैंने अचीव, एम मैंने मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब सब मिलकर काम करते हैं ना, देयर इज़ अ यूनिटी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। जब सब मिलकर काम करते हैं तो हमारे जो गोल्स हैं वो भी जल्दी और अच्छी तरह से अचीव हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं मैं नहीं, आई नहीं, फेयोल ने क्या बोला, अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई
नहीं, अब होना चाहिए वी। तभी हम क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्गर। तभी हम क्या करेंगे, टुगेदर विद द काम हम लोग करेंगे, बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे बेटा 14 प्रिंसिपल्स हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।